नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मधुर वाणी में फिर से एक नई कहानी के साथ। अमृत वृद्धाश्रम। कार का हॉर्न बजा। किसी ने ड्राइविंग सीट से मुंह निकालकर आवाज़ लगाई, अरे चौकीदार, दरवाज़ा खोलना। मैंने आराम से उठकर दरवाज़ा खोला। एक कार भीतर आकर सीधे पार्किंग में जाकर रुक गई। मैं धीरे धीरे चलता हुआ उनकी ओर बढ़ा। कार में से एक युवक और युवती निकले और पीछे की सीट से एक बूढ़ी माता। युवक कुछ बोलता इसके पहले ही मैंने कहा, अमृत वृद्धाश्रम में आपका स्वागत है। ऑफिस उस तरफ है। मैंने गहरी नज़रों से तीनों को देखा। ये एक आम नज़ारा था इस वृद्धाश्रम के लिए। कोई अपना ही अपनों को छोड़ने के लिए यहाँ आता था। सभी चुप थे, पर लड़के के चेहरे पर उदासी भरी चुप्पी थी। लड़की के चेहरे पर गुस्से से भरी चुप्पी थी और बूढ़ी अम्मा के चेहरे पर एक खालीपन की चुप्पी थी। मैं इस चुप्पी को पहचानता था। ये दुनिया की सबसे भयानक चुप्पी होती है। खालीपन का एहसास सब कुछ होते हुए भी डरावना होता है और अंततः यही एहसास इंसान को मार देता है। तीनों धीरे धीरे मेरे संग ऑफिस की ओर चल दिए। मैं बूढ़ी अम्मा को देख रहा था। वो करीब करीब मेरे ही उम्र की थी। बहुत थकी हुई लग रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। अचानक चलते चलते वो लड़खड़ाई तो मैंने उसे झट से सहारा दिया और उसे अपनी लाठी दे दी। लड़के ने खामोशी से मेरी ओर देखा। मैंने बूढ़ी अम्मा को सांत्वना दी, ठीक है अम्मा, धीरे चलिए, कोई बात नहीं, बस आपका नया घर थोड़ी दूर ही है। मेरे ये शब्द सुनकर सब रुक से गए। युवती के चेहरे का गुस्सा कुछ और तेज़ हुआ। लड़के के चेहरे पर कुछ और उदासी फैली और बूढ़ी अम्मा के आँखों से आंसू छलक पड़े। युवती गुर्राकर बोली, तुम्हें ज़्यादा बोलना आता है क्या? चौकीदार हो, चौकीदार ही रहो। मैंने ऐसे दुनियादार लोग बहुत देखे थे और वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं इन ज़मीनी बातों से बहुत ऊपर आ चुका था। मैंने कहा, बीबी जी, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही। अब इनका घर तो यही है। युवती गुस्से से चिल्लाई, हमें मत समझाओ कि क्या है और क्या नहीं। युवक ने उसे शांत करने को कहा। बूढ़ी अम्मा के चेहरे पर आंसू अब बहती लकीर बन गए थे। ये शोर सुनकर ऑफिस से भारद्वाज और शांति दीदी बाहर आए। उन्होंने पूछा, क्या बात है ईश्वर, किस बात का शोर है ये? मैंने ठहर कर कहा, जी कोई बात नहीं, बस ये आए हैं बूढ़ी अम्मा को लेकर। युवती फिर भड़क कर बोली, तुम जैसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। भारद्वाज जी सारा मामला समझ गए। उन्होंने शांत स्वभाव में कहा, मैडम जी, यहाँ कोई छोटा नहीं है और न ही कोई बड़ा। ये एक घर है जहाँ सभी एक समान रहते हैं और मुझे एक बड़ी खुशी होती अगर ऐसा ही घर समाज के हर हिस्से में भी रहता। युवती कसमकस कर चुप हो गई। युवक ने सभी को भीतर चलने के लिए कहा। जाते जाते बूढ़ी अम्मा ने मुझे पलटकर देखा। मैंने उसे आंखों ही आंखों में एक अपनत्व भरी सांत्वना दी। ऑफिस में मैंने बूढ़ी माता के लिए कुर्सी लाकर रख दी। मैं उन सभी को और इस फ़ानी दुनिया के ख़त्म होते रिश्तों को देखते हुए खुद दरवाजे के पास खड़ा रहा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद युवक धीरे से बोला, भारद्वाज जी, आपसे कल बात हुई थी। मैं अमित हूँ। ये मेरी माँ है। इनके बारे में आपसे बात की थी। इतना बोलने के बाद वह चुप हो गया। वो असहज सा था। उसका गला रुक रुक जाता था। मैंने अपने लंबे जीवन में ये सब बहुत देखा था। मैंने युवती की ओर देखा। वो अभी भी गुस्से में ही थी। बूढ़ी अम्मा अपने बेटे की ओर देख रही थी, इस आशा में कि अब जो होने वाला है वो ना हो और फिर वापस चल देंगे। लेकिन मैं जानता था ये नहीं होने वाला है। मैं चुपचाप अलमारी से रजिस्टर और रसीद बुक निकालकर भारद्वाज के सामने रख दिया। भारद्वाज जी ने अमित को वृद्धाश्रम के खर्चे के बारे में बताया। अमित ने चुपचाप अपने पर्स से रुपए निकाल कर दे दिए
और ज़रूरी कागजात पर दस्तखत कर दिए। बूढ़ी अम्मा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो अब भी अपने बेटे को देखे जा रही थी। भारद्वाज जी ने धीरे से कहा, अब सब ठीक है जी। ये सुनते ही युवती उठकर खड़ी हो गई चलने के लिए। बूढ़ी अम्मा ने अपने आंसू पोंछ दिए और युवती से कहा, बहू अमित का ख्याल रखना। युवती ने कोई जवाब नहीं दिया और बाहर की ओर चल दी। युवक बैठा रहा चुपचाप। फिर उसकी आंखों में से आंसू भी टपकने लगे। बूढ़ी अम्मा ने कहा, जाने दो बेटा, सब ठीक है। यहाँ ये सब मेरा ख्याल रखेंगे। तू अपना ख्याल रखना, समय पर खाना खा लिया करना। युवक बूढ़ी औरत के पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दे। माँ बेचारी क्या करती, वो तो है ही ममता की मूरत। उसने उसे उठाया और कहा, अमित कोई बात नहीं, चलो अब अपना घर बार संभालो। मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं, तू जा। हाँ, अब कभी मुझसे मिलने मत आना। युवक अवाक सा चुप खड़ा रहा। ये खामोशी विदाई की थी। ये खामोशी रिश्तों के टूटने की थी। ये खामोशी इंसान की इंसानियत के मरने की भी थी। इतने में दो आवाज़ें एक साथ आईं। उस युवती की जो बाहर से चिल्ला रही थी, अब चलो भी, यहीं नहीं रहना है मुझे। और दूसरी आवाज़ शांति की थी, जिसने बूढ़ी अम्मा को सहारा देकर अंदर चलने के लिए कहा था। युवक चुपचाप हार और बेचारगी को अपने चेहरे पर लिए बाहर की ओर चल दिया। बाहर जाते हुए उसने मुझे कुछ रुपए देने चाहे और कहा, चौकीदार भैया, माँ का ख्याल रखना। मैंने उसके पैसे वापस लौटाते हुए कहा, माँ का ख्याल तो हम रख लेंगे अमित बाबू। आप सोचो, आपका ख्याल माँ जैसा अब कौन रखेगा। और यहाँ पैसे नहीं, प्यार का सौदा होता है। युवक खामोशी से मुझे देखता रह गया। युवक युवती कार की ओर चल दिए। बूढ़ी अम्मा शांति दीदी के साथ भीतर की ओर चल दी। भारद्वाज जी मुझे देखते हुए अलमारी की ओर चल दिए और मैं फिर से अपनी जगह गेट पर चल दिया। मेरे लिए ये कहानी लगभग हर महीने की थी, जब कोई न कोई किसी न किसी अपने को यहाँ छोड़ जाता है। हाँ, आज की गाथा थोड़ी अलग सी थी। लड़का ज़िंदगी के पेशो पेश में था, पर कायर था। खैर, मैंने मन ही मन गिनती की, अब यहाँ 26 लोग हो गए थे। ये वो बूढ़े थे जिनमें से किसी का कोई नहीं था, इसीलिए वो यहाँ थे। और किसी का हर कोई होते हुए भी यहाँ था। कोई गरीब था, कोई अमीर था, पर एक बात सब में एक समान थी, वो ये कि सब के सब इस जगह पर अकेले ही बनकर आए। आशा करती हूँ आपको आज की ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं। धन्यवाद।